संकट में कांग्रेस को डाल रहा है नंबर 2। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जहां जूझ रही है, राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के बाद से ही लगातार हल्ला बोल रही है। आज राहुल गांधी अपनी सांसदी जाने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचे और वहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, एक बार फिर से बीजेपी पर लगातार सवालों की बौछार की। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में आ चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो विपक्षी गठबंधन है जो साफ तौर से विपक्ष का गठबंधन तो चाहता है लेकिन उसमें कांग्रेस को नहीं चाहता है। कुछ कांग्रेस तो चाहते हैं लेकिन उसमें राहुल गांधी नहीं चाहते। ऐसे में कांग्रेस सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही अंदर खाने अपने नेताओं के बागी तेवर से जूझ रही है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक लगातार ये देखा जा रहा है कि जो दूसरे नंबर के नेता हैं वो कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। राजस्थान में एक तरफ सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अनशन किया, कांग्रेस का टेंशन बढ़ाया। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ से भी आने लगे जब टीएस सिंहदेव ने सीधे तौर पर सचिन पायलट के कदम को सही करार दिया और इशारों में ये कह दिया कि आलाकमान जब अपना वायदा पूरा नहीं करता तो इससे दुख होता है। ऐसी परिस्थिति में जो ये नंबर 2 है, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाल आपको याद होगा क्या हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कोशिशें हो रही थी कि सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई में वो आगे हों, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नजरअंदाज किया और आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया से हाथ धोना पड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये जो परिस्थिति बन रही है, कांग्रेस के नंबर 2 के जो लीडर्स हैं, जो राज्य में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, अगर उनको कांग्रेस नजरअंदाज करती है तो क्या वो संकट में पड़ जाएगी? और अगर संकट में पड़ जाती है तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? क्योंकि सवाल बड़ा है। ये सत्ता की कुर्सी की, किसी राज्य की कुर्सी की सत्ता की लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस के भविष्य की लड़ाई है। इस लड़ाई में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ेगी और अपने आप के भविष्य को सुदृढ़ और सुनिश्चित करेगी, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आज के खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। इन दिनों कांग्रेस के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एक ओर राहुल की सांसदी चली गई तो दूसरी ओर 2024 के दंगल के लिए विपक्षी दल कांग्रेस को किनारा करने में जुटे हैं। कांग्रेस की मुसीबत बस यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस अपने ही नेताओं की बगावत भी झेल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दोनों ही राज्यों के पार्टी के नंबर 2 ने नंबर 1 की मुसीबत बढ़ा दी है। जहां एक और राजस्थान में सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने फिर से तल्ख तेवर दिखाए हैं। टीएस सिंहदेव ने इशारों में यहां तक कह दिया कि जब आलाकमान की ओर से किए हुए वादे पूरे नहीं होते तो दुख होता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन के लिए वायनाड पहुंचे हुए हैं। वायनाड में वीर सावरकर को लेकर भी पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा और ना ही भागूंगा। यह पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब हाल ही में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी उद्धव गुट की शिवसेना ने इस पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ना तो विपक्ष को साथ पा रही है और ना ही अपने नंबर 2 के नेताओं को। नंबर 2 के नेताओं से मतलब है कि सूबे में दूसरे नंबर की दावेदारी रखने वाले चेहरे। राजस्थान में पायलट नंबर 2 पर है तो वहीं छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव। बहरहाल अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि चुनावी माहौल में कांग्रेस आलाकमान किस तरीके से नंबर 2 को साधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। हमने जनता से क्या वादा किया था? ओपीएस को अक्षरश लागू करेंगे। आज देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। हमने क्या वादा किया था कि 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हर राजस्थान के घर में मुहैया कराएंगे। 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। सचिन पायलट जी ने जिन लेटर्स का हवाला दिया है वो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे उन लेटर्स का जवाब मुख्यमंत्री जी को उन्हें देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस डेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखे, उनका जवाब मुझे नहीं मिला।
राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व एसओ गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां बनी हैं वो ये दो खेमों में बंटने के कारण बनी है और ये खेमा ठीक हो नहीं रहा इनसे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए यही परिस्थितियां बनी इनकी। किसी व्यक्ति को गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता एक ही बात करता है कि गहलोत साहब ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, इनके अनेकों मंत्रियों ने जो घोटाले करे हैं उन घोटालों के बारे में तो एक भी शब्द कहीं नहीं कहा जा रहा और खुली छूट दी जा रही है सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान आंदोलन को लेकर। अगर एक सफलता कांग्रेस की पार्टी ने या गहलोत साहब ने पाई है तो केवल ये कि उन्होंने अभी तक अपनी कुर्सी बचा रखी। कांग्रेस खेमे में बट रही है, लेकिन खेमे में बट रही कांग्रेस खुद अपने लिए क्या ये स्थिति बना रही है कि आने वाला जो समय है उसके लिए संकट का समय होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। उस लिहाज से भी जब लगातार कांग्रेस हमलावर भारतीय जनता पार्टी पर है, जब लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को जीवित रखना होगा, लेकिन कांग्रेस जीवित कैसे रहेगी जब अपने आप के संगठन में ही मजबूती नहीं है। संगठन ही अगर टूट रहा हो, लोग ही अगर नाराज हो रहे हो, तो समेकित रूप से एकता कैसे आएगी, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ आज जो पैनल जुड़ेगा, आइए स्क्रीन पर लेकर आइए। स्वागत करती हूं हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनुज आत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं कांग्रेस को नंबर 2 डाल रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और सीधे अनुज जी आपके पास ही आते हुए, स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही साहब। वायनाड पहुंचे हुए राहुल गांधी हल्ला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन आपकी खुद की पार्टी के अंदर ऑल इज वेल की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। अनुज जी, आप जिस व्यक्ति से मुझे लगता है शायद अनुज जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया है। अनुज जी तक जाने की कोशिश करूंगी। अनुज जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अनुज जी तक अभी मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं शुरुआत तो अनुज जी से करना चाहती थी, लेकिन अविनाश जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और आपका नजरिया क्या कहता है ये जो परिस्थिति बनी हुई है कांग्रेस में। कहा जा रहा है एवरीथिंग इज ओके, लेकिन राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक, यहां तक कि कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार जिस तरीके के रिएक्शंस दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली कह चुके हैं कि सिद्धारमैया स्वीकार नहीं है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का पुराना इतिहास, मैंने अभी अपनी ओपनिंग में ही कहा, ये तमाम चीजें क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत हैं आने वाले वक्त के लिए? जल्दी से ओपनिंग रिमार्क्स सर। आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी आपने बिल्कुल, आपके एडिटोरियल ने बिल्कुल सही बात कही। और क्योंकि मैं राजनीति तो जरूर हूँ, पर राजनीति में सबसे बड़ा जो आज जो धारा बह रही है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बह रही है, जो भाजपा की वजह से या हिंदुस्तान वापस अपना गौरव प्राप्त करना चाहता है, इस वजह से आम जनता में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक लहर सी चल रही है। अब मैं इसको जोड़ता हूं आपके सवाल से। देखिए, जो मुसलमान के देशों में क्या हालत है, आपसदारी में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, हर जगह देखिए। कांग्रेस अपने आप को मुसलमान की पार्टी कहती है, घोषित रूप से राहुल गांधी ने अपने आप को मुसलमान की पार्टी कांग्रेस को बनाया है। तो जिस तरह से एक मुसलमान देश में आपस में मुसलमान 1 और नंबर और 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस जो कि एक मुसलमानों की पार्टी है घोषित रूप से राहुल गांधी के रूप में, वो आपसदारी में लड़ रहे हैं। पायलट साहब का तो कोई नया है नहीं। आप देखिए, इनके घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि देशद्रोह का कानून हम हटा देंगे, पर देखिए लगाया किस पे? अपने डिप्टी सीएम पे। राजस्थान के सीएम ने अपने डिप्टी सीएम पे देशद्रोह का कानून लगा दिया, वो कानून जिसके बारे में ये अपनी नैतिकता के आधार पे अपने घोषणा पत्र में कह रहे थे कि हटा देंगे। तो कांग्रेस को नंबर 1 नहीं खराब कर रहा, न नंबर 2 खराब कर रहा, कांग्रेस को इस जनता ने नकार दिया है। इसलिए जितने भी नंबर 2 हैं
वो ये समझ रहे हैं कि नंबर 1 के साथ मुझे रहना नहीं है, और वो जो भी बचा खुचा कांग्रेस का जो अवशेष है, स्केलेटन है, उसको वो समेटना चाह रहे हैं एक नई पार्टी घोषित करके या कांग्रेस में ब्रेकअवे फैक्शन करके। और ये हालत केवल कांग्रेस की नहीं है, जो भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के खिलाफ है, चाहे एनसीपी का धड़ा हो, चाहे शिवसेना का धड़ा हो, चाहे कांग्रेस का धड़ा हो, चाहे जदयू का धड़ा हो, चाहे राजद का धड़ा हो, ये सब टूटेंगे और ये सब या तो अलग पार्टी बनाएंगे या देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी के साथ आएंगे। चलिए, ओपनिंग रिमार्क हमने अविनाश जी का सुन लिया। अब मुझे लगता है अनुज जी, आपको मेरी आवाज अब जरूर पहुंच रही होगी। सुन पा रहे हैं आप मुझे अनुज जी? अनुज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी अनुज जी, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है। एक तरफ अभी आपने अविनाश जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये सब जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो अलग जगी है उसका ही एक परिणाम है, लेकिन उसके पहले भी हम परिस्थिति देखते आए हैं कांग्रेस में। 2018 से लगातार ये देखा जा रहा है, इसकी कहना चाहिए इंटेंसिटी बढ़ गई है कि नंबर 2 के जो नेता है, नंबर 2 से तात्पर्य यही है कि जो मुख्य चेहरों के रूप में दूसरे नंबर पे जो नेता रहे हैं, जो हमेशा से पहले नंबर के लिए अपनी बातें रखते रहे हैं, उनकी वजह से कांग्रेस को संकट झेलना पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये नंबर 2 आप लोगों के लिए आने वाले समय के लिए एक संकट पैदा करेगा, आपकी मुसीबत बढ़ा रहा है? अनुज जी। लावनी जी, मैं इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगी जो पहले एक विश्लेषक साहब बोल रहे थे, क्योंकि देखिए आपका एक चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और कहीं ना कहीं आपके दर्शक भी काफी अच्छी मात्रा में देखते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम लोगों को बैठाते हैं तो कम से कम ऐसे विश्लेषकों को बुलाया कीजिए कि जो कम ठीक तो बोले, झूठ ना बोले, और अगर आपने एक तरफा एजेंडा चलाना है तो हमें माफी दीजिए। ये कब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? हम लोग मानते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, किसी एक धर्म विशेष की पार्टी है? जरा इनसे पूछ के बता दीजिए पहले मुझे। इसका जवाब बिल्कुल अविनाश जी देंगे, लेकिन उससे पहले एक सेकंड में मैं आप लोगों को रोकती हूँ। डीके शिव कुमार कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष है कर्नाटक से, डीके शिव कुमार कुछ कह रहे हैं, जरा जल्दी से सुन लेते हैं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಖುಷಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜನ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಂಬಿಕೆ. चुनाव करीब है और अब निश्चित रूप से रिएक्शंस आ रहे हैं। डीके शिव कुमार का जिक्र भी मैंने किया था। हालांकि वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। और अनुज जी, आपने कहा कि कब कहा गया राहुल गांधी की तरफ से, अभी अविनाश जी आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन एक बात तो मुझे भी याद आई कि जब खुद आपके ही देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से जो आते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था ना कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बात चाहे डायरेक्टली कही जाए प्रभु या इनडायरेक्टली कही जाए, लेकिन बात तो आई गई है ना सर, बात तो आई गई है। आपके खुद के बड़े नेता एके एंटनी साहब ने आप लोगों को 2014 में हार के बाद एक रिपोर्ट दी थी, सार्वजनिक मंचों पर वो रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा देखिए भाई, हिंदुओं को आपने नजरअंदाज किया, नतीजा भुगत लिया है। ये हमने या अविनाश जी ने या किसी और ने नहीं कहा, ये आपके नेताओं ने कहा है। और उस बात को तो जो एंटनी जी ने जो कहा, उस रिपोर्ट का मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि उन्होंने एक रिपोर्ट इस तरह की सबमिट करी थी और उस पर पार्टी अपने हिसाब से चिंतन करेगी और अपने हिसाब से निर्णय लेगी। लेकिन आपने भी अभी गलत बात बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मुझे एक लाइन सुना दीजिए, आपके पास तो रिसर्च टीम बहुत बैठी है, कि कब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, बता दीजिए। मैं तो आपको ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा ही ज्ञान ठीक कर दीजिए। अनुज जी, जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, उसको बार बार नहीं दोहराया जा सकता। खैर, बार ठीक है, चलिए वो भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, आपको वो भी सुनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जरा यही सच बता दीजिए कि आपके नेता आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, क्यों ये मुसीबत आ रही है? अलग विषय है, आप दो विषय को मत घुमाइए। नहीं, दो विषय नहीं है साहब, ये एक विषय है कि आपके अपने नेता आपसे दूर जा रहे हैं, आपके अपने लोग आपसे कटते जा रहे हैं। आप वो सवाल पूछिए, आपका अधिकार है उसका। मैं बताइए ना, सब पूछ तो रहे अनुज जी, लेकिन उसकी आड़ में अनुज जी आप बताइए ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में अनुज जी, पहले या तो आप मेरे उस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि उस जवाब में आप लोग खुद ब खुद अपने आप को सवालों में खड़ा कर रहे हैं। आपके नेता आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? सारे प्रश्नों का आपका जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे से, आपके यहाँ मैं आया हूँ शो में, तो प्रश्न का जवाब देने के लिए आया। लेकिन कृपया करके झूठ मत फैलाइए कार्यक्रम में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, माइनॉरिटीज का है। माइनॉरिटीज में आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने दर्शकों को आप गलत
लाइन देना चाहते हैं तो हम उस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। अब आपका मैं मूल मुद्दे पर आ जाता हूँ, जो कि आपको सूट करता है मुद्दा, उस पर मैं पूरी तरह से जवाब देने को तैयार हूँ। मैं मुद्दों से विषयों से नहीं भागता हूँ, ठीक है। निश्चित तौर पे आपने कहा कि जो नंबर 2 है वो नंबर 1 के लिए सिरदर्द बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर नंबर 1 के लिए कहीं कोई सिरदर्द बन रहे होते तो आज राजस्थान की सरकार देश में मॉडल सरकार नहीं है। अगर इस तरह का एक पहला प्रयास पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने करवाने का कोशिश की थी, राजस्थान की सरकार को डिरेल करने की कोशिश की थी, विधायकों को भड़काने का प्रयास किया गया था, देखिए क्या हश्र हुआ। सरकार और मजबूत होकर के आई और अच्छे से जनता की सेवा में काम कर दिया। अशोक गहलोत जी और दृढ़ संकल्प लेकर के जो है नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं और राजस्थान का आज नाम पूरे देश में एक मॉडल स्टेट के नाम पे मशहूर होता जा रहा है। चाहे आप वहां पर उनकी तमाम योजनाएं ले लीजिए, जो आज उनकी योजनाओं को मानने के लिए, उनकी योजनाओं को फॉलो करने के लिए तमाम प्रदेश मौजूद हैं। बगल में लगा हुआ गुजरात है, आज गुजरात से जो है लोग इलाज करवाने के लिए राजस्थान में आते हैं। क्या कारण हो गया? बहुत सारी योजनाएं जनता के लिए लेकर आए हैं, बावजूद उसके आपके ही सचिन पायलट आपके ही नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, महत्वपूर्ण चेहरे हैं, और वो अगर उनके ही खिलाफ, अपनों के ही खिलाफ अगर खड़े हो जाते हैं, टीएस सिंहदेव अपनों के खिलाफ ही अगर ये बयान देते हैं कि आलाकमान अगर वायदा पूरा नहीं करता तो दुख होता है। डीके शिव कुमार अपने ही नेता, अपनी ही पार्टी के सदस्य सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको नजरअंदाज करके कहते हैं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ये तमाम परिस्थिति तो बन रही है ना कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। उन सब के लिए पार्टी की अनुशासनात्मक समिति बनी हुई है, डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है, और अगर जैसे भी राजस्थान का आपने उदाहरण दिया, निश्चित तौर पे हमारे एआईसीसी के इंचार्ज हैं रंधावा जी, उन्होंने कल लेटर इशू करके उनको पहले ही आगाह किया था कि आप ये जो करने जा रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, ये सीधे सीधे जो है एंटी पार्टी एक्टिविटी में गिना जाएगा। और अगर आप बावजूद उसके करते हैं तो पार्टी अब उसको संज्ञान ले रही है, बहुत सीरियसली लिया है। आज वो बैठे हैं और जो भी उसमें, अब ये तो तय आपके शो पे तो होगा नहीं ना, मैं उसके बारे में कोई अथॉरिटी हूँ, ये तो पार्टी आलाकमान और जो हमारी अनुशासनात्मक समिति है वो तय करेंगे कि क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़े। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत कुछ तय करने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः क्या हुआ, झोली भर गई भारतीय जनता पार्टी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रणाम कर लिया कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और ऐसे में अगर इस परिस्थिति को एक बार जरा इसी प्रश्न को लेकर अब जरा रमाकांत जी के पास भी चलती हूँ। अविनाश जी आ रही हूँ, एक एक ओपनिंग रिमार्क जरा सभी का ले लूँ, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत जी। तो रमाकांत जी, जब मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी और उस वक्त भी यही था कि जो भी अनुशासनात्मक समिति है वो कार्रवाई करेगी, अंदर का मामला है हम देख लेंगे, लेकिन अंदर का मामला कैसे बाहर आ गया और ऐसा बाहर आया कि वो सदस्य ही बाहर होकर आपकी पार्टी में आ गया, क्या ऐसी परिस्थिति बन रही है? देखिए लावनी जी, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहूंगा मैं, यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से, जो कांग्रेस के अंदर अभी हम लोगों ने बहुत ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन पहले की बात है, जब भारत जोड़ो यात्रा की बात पूरे 3500 किलोमीटर तक राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भ्रमण किया था, तो मुझे लगता था जो कहीं ना कहीं वो संदेश देना चाहते हैं जो कि भारत बहुत जगह से टूटा हुआ है और हर जगह जोड़ने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बिखर गई है और उसी को जोड़ने की जरूरत है। देखिए कोई भी कार्यकर्ता, हालांकि इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामला जब बाहर आ जाता है तो उस पर स्पष्टीकरण और सारी बातें और सारे जो कथन है वो सब सामने आ जाते हैं। आप राजस्थान के अंदर में देखेंगे तो ये आज से नहीं बल्कि 2018 से पहले या 2018 के बाद से ये घटनाएं लगातार घटित हो रही है। जब प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन जी, उस समय में भी जब उप मुख्यमंत्री थे, तो आलाकमान से अगर आप असंतुष्ट होंगे, अगर आलाकमान आपकी बातें नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को तो अनशन पे बैठना पड़ेगा। और बात आज उनकी नहीं रह गई। आरोप तो ये लगता है कि अब इस समय जो खेल का असली जो खिलाड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी है। ये आरोप लगातार लगाया जाता है कि ये सब कुछ आप लोगों की तरफ से फिक्स किया जाता है, आप लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, विधायकों को, नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगता है। देखिए यहाँ पर पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन अंदरूनी मामला अब रह नहीं गया। जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। आपने क्या वादे लेकर के आप राजस्थान के अंदर में आए थे और आज आप देख रहे हैं जो कि पार्टी के अंदर में टूट फूट और इस तरह के जो घमासान मच रहे हैं, तो जनता उससे लाभान्वित नहीं हो रही है। जनता को लाभान्वित करने के लिए आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अति महत्वाकांक्षी होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को भी नुकसान कर रहा है। हालांकि अनुज जी बहुत ही अपने पार्टी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं भी जरूर एक सलाह देना चाहूंगा जो कि कम से कम जनता को प्रभावित ना करें, जनता को योजनाओं का लाभ मिले। राजस्थान की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं तो बहुत सारे आपके पर
जिम्मेदारियां हैं। कुर्सी की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस के भविष्य की लड़ाई है। जनता कांग्रेस में अपना भविष्य देख पाएगी या नहीं, इस कंफ्यूजन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। देखिए, निश्चित तौर पे जनता को अब दिख रहा है कि इस देश में जो बीते 9 वर्षों में हालात हो गए हैं और जो एक झूठ की जो एक फैक्ट्री चलाई जा रही है, और झूठ के फैक्ट्री के हिसाब से एक झूठे सपनों का, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता को गुमराह किया गया, जनता को धोखा दिया गया है। जितने वायदे 2014 के चुनाव से पहले किए गए, 2019 के चुनाव से पहले किए गए, वो सारे के सारे जमीनी स्तर पे आने की जगह उनके उलट हो गए। साहब 2014 से लेकर 2023 के बीच में कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, और राज्यों की स्थितियां क्या रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही है, ये भी देश देख रहा है। 14 से 23 के बीच में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो चुनाव के दौरान गुजरे हुए हैं चुनाव से। तो देखिए, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या लोकतंत्र में केवल चुनाव जीत जाना ही सब कुछ हो जाता है? आप तो जनता को आप जो है लच्छेदार भाषण दे करके, जुमलेबाजी करके आप चुनाव जीत रहे हैं। मतलब नेहरू लच्छेदार भाषण देके जीतते आप नतीजे नहीं दे रहे हैं। नेहरू लच्छेदार भाषण देके तो जनता भी कब तक आपको मौका देगी? अब जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि आखिर क्या कारण हो गया कि सबसे ज्यादा आज देश में जो बेरोजगारी है, 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे देश में चल रही है। अरे अनुज जी, आप लोग कहते रहे और ये कहने के बीच में ही कई राज्य आपके हाथ से चले गए। ये क्रेडिबिलिटी की बात होती है, क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है साहब, क्रेडिबिलिटी की। आप अपनों को कितना जोड़कर चलते हैं, जनता ये देख रही है कि आप अपनों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो जनता को और देश को कैसे जोड़ेंगे? बात क्रेडिबिलिटी की है। तो कांग्रेस के लिए क्या स्थिति परिस्थिति बहुत ज्यादा संकट वाली होती जा रही है, क्योंकि जितने भी नंबर 2 के नेता हैं वो संकट में कांग्रेस को डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक, कर्नाटक से लेकर हम लगातार देश के कई हिस्सों में देख चुके हैं। हिमाचल में चुनाव हुआ, हालांकि यहां पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन जिस तरीके से सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से पहले प्रतिभा सिंह के खेमे से जो आवाजें निकल रही थी, उसकी तस्वीरें भी देश ने देखी थी। तो ऐसे में क्या नंबर 2 के जो नेता हैं, जो दूसरे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो नेता कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए, ब्रेक के बाद भी आप सभी का स्वागत है। अविनाश जी, सीधे आपके पास आते हुए, जिन राज्यों का हवाला दिया जाता है जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, मैंने हिमाचल प्रदेश का जिक्र भी किया, मुझे याद है वो दौर कि किस तरीके से मुख्यमंत्री कौन होगा, 2 खेमे एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे और कुर्सियां तक उछाली गई थी। ये तमाम परिस्थिति कांग्रेस के खेमे से ही सामने आई थी। चलिए, अब शायद अनूप जी को याद होगा। पहले तो अनूप को बता दूं कि एक जगह कांग्रेस की और न कि करंट पार्लियामेंट में उसकी हैसियत भी नहीं है कि वो अपोजिशन की कुर्सी पर बैठे, इसलिए वो चिंता ना करे कि न्यूज पे कौन बैठता और कौन नहीं बैठता है प्रतिष्ठित चैनल पे। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी ने बोला। मैं अभी आपके आर्कीव से वीडियो निकलवाता और खुद प्ले करूंगा। 2013 के रमजान के महीने में जब ये जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जो नकली के रोजादार बनते हैं, रोजा तो रखते नहीं है पर शाम में इफ्तारी करते हैं, इस तरह का धर्म को नाटक जो बनाते हैं, मुसलमान के धर्म का जो नाटक बनाते हैं शाम में, उसी एक दिन में जब ये राहुल गांधी की मुलाकात हुई मुस्लिम नेताओं से, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से मुसलमानों का ध्यान रखी है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। मैं चैलेंज करता हूं, आपके आर्कीव से मैं निकलवाऊंगा या अभी मैं इनको दिखाऊंगा। तीसरा जवाब, आपने ये पूछा कि ये नंबर 2 जो है, ये नंबर 1 पे क्यों हमेशा भारी पड़ते हैं? इसका मतलब सिर्फ एक है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका कमांड अब खत्म हो गया है। जितने भी नंबर 1 है उनका सिर्फ 2 काम है, केवल पैसा पहुंचाना 10 जनपद में, और दूसरा कि राहुलवाद या राहुल गांधी को सिरमौर बना करके, नेता बना करके उसको आगे बढ़ाना। आप देखिए, ईडी सीबीआई का रेड होता है, कांग्रेस के कई नेता के घर रेड होता है, कोई बाहर नहीं निकलता है, मगर राहुल गांधी और वाड्रा परिवार में जब होता है तो ये सड़क पे आते हैं। तो इनकी गांधी भक्ति, बल्कि चाइनीज गांधी भक्ति जो है, यही इनको ले डूब रहा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे जो मैंने बात आपको बोली थी, वो ये बोली थी कि क्योंकि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बही है, उसमें जितने भी इनके नंबर 2 है, जितने भी इनके नंबर 2 है, वो इनके मुस्लिम परस्त होने के खिलाफ है, इनके झूठ के खिलाफ है। इसीलिए वो अलग अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं या भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। आप सोचिए, इन्होंने देशद्रोह पे कुछ नहीं बोला, अनूप जी ने देशद्रोह पे कुछ नहीं बोला। अनुज जी जवाब दीजिए, देशद्रोह पे जवाब दीजिए। सचिन पायलट ने किसने आपके पास? ठीक है अनुज जी जवाब। देशद्रोह पे तो आप बोलते हैं, पूरे देश ने बोला था
कि जब यही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप लोगों ने नहीं बोला, आपने सामने लिखा जब हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर, आपके घोषणा पत्र में आपने क्या बोला है देशद्रोह के बारे में? जरा सुन लीजिए, बीच सब बोलिए, अपनी हैसियत दिखाइए यहाँ बैठने की। एक एक करके चर्चा ठीक है, करेंगे। ठीक है अविनाश जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अनुज जी। जी जी जी, आपने देशद्रोह की बात करी तो निश्चित तौर पे देखिए, हमने तो देशद्रोह वो भी देखा है जब हमारे किसान भाई जब अपना तीनों काले कानून के खिलाफ फिर तीनों काले कानून पे चले गए आप देशद्रोह पे रहिए ना। वो तो मोदी जी 3 काला कानून लाए, वापस ले लिए, खेल खत्म। आप देश पे रहिए, आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ आपकी बात। मैं वही बोलने जा रहा हूँ, आप सुनने की हिम्मत तो रखिए। वहीं जब हमारे किसान भाई जब काले कानून को लेकर के विरोध में बैठे हुए थे तो उन किसानों वाली ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सचिन पायलट पे आपने देशद्रोह लगा दिया। बैठे हुए हैं, तो सोचिए जरा। अरे क्या बात कर रहे हैं अनुज जी? सचिन पायलट पे देशद्रोह का इल्जाम क्यों लगाया आपके मुख्यमंत्री ने? ये क्या बोल रहे हैं? अन्नदाता को देशद्रोह कब से बताने लगे? शिव कुमार क्या बोल रहे हैं? आप उसका जवाब दीजिए ना। बिना रोजा इफ्तारी रखे कैसे सामने इफ्तारी की पार्टी करते हैं? इंदिरा गांधी क्यों गई थी ईमान से मिलने के लिए जामा मस्जिद? सोनिया गांधी क्यों गई थी ईमान से मिलने के लिए जामा मस्जिद? इसका जवाब दीजिए ना। देश ये जवाब मांग रहा है आपसे। देश ये जवाब नहीं मांग रहा है, आपका ये जवाब नहीं बनता है। आपको सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि क्यों किसानों के ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा। अरे सरकार ने तो नंबर 5 पे पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। अल्टीमेटली सरकार ने तो नंबर 5 पे पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। सरकार ने तो नंबर 1 पे पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। ऐसे 10 पैमाने हैं जहाँ नंबर 1 पर हम है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पर है। ठीक है, ठीक है अनुज जी और अविनाश जी, अनुज जी और अविनाश जी, एक सेकंड अविनाश जी, प्लीज एक सेकंड। कम्युनिकेशन में नंबर 1 पर है। ठीक है अविनाश जी, एक सेकंड अविनाश जी, एक सेकंड। अनुज जी, सरकार से पूछने की जिम्मेदारी जो है, ठीक है अविनाश जी, एक सेकंड अविनाश जी प्लीज। सरकार से जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो अवश्य पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कांग्रेस को सेंटर में रखकर ये सवाल। अविनाश जी प्लीज एक सेकंड प्लीज। अनुज जी, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन कांग्रेस को सेंटर में रखकर ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि बार बार कांग्रेस अगर कहती है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, तो कांग्रेस किस क्रेडिबिलिटी के आधार पर यह बात कहती है, इसलिए पूछा जाता है। कांग्रेस आज अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग करती है, लेकिन आप ही बड़े नेता मानते हैं शरद पवार जी को, आपके गठबंधन के साथी हैं, वो इस बात से इंकार कर देते हैं। आप अडानी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, वो अडानी की तारीफ कर देते हैं। आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर बात करते हैं, वो कहते हैं ये मुद्दा ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो धार है वो कुंद हो जाती है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस खुद ही अपने मुद्दे से भटक जाती है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। बहरहाल मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अच्छा ठीक है सर, ठीक 20 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बैठिए, फिर आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा ही नहीं, सरकार से आपने पूछा ही नहीं सवाल। ठीक है 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए सर। आपने जवाब नहीं लेना है। अच्छा ठीक है 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए सर, दे दीजिए, जल्दी से दीजिए सर। आपने सवाल 40 सेकंड के किए और 20 सेकंड में जवाब। अच्छा 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए अनुज जी। देखिए आपने कहा कि अडानी को लेकर कांग्रेस नहीं, हम बोलने देंगे अविनाश जी, हम बोलने देंगे। हमारे मंच पे कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बोलेंगे, हमारे मंच पे कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बोलेंगे। ठीक है सर, प्लीज समय की कुछ सीमाएं सर, प्लीज 40 सेकंड्स। कांग्रेस समेत इस देश की 16 मुख्य विपक्षी पार्टियां जेपीसी की मांग कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय से मांग करके आए और तमाम स्पीकर महोदय से मांग करके आए कि आप जेपीसी गठन कीजिए। बिल्कुल नहीं भटकी हैं। शरद पवार साहब का अपना विषय हो सकता है, उनकी रीजनल पार्टी है, उनका अपनी स्वतंत्र पार्टी है, उन्होंने शामिल होना नहीं होना वो उनका निर्णय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि जिस देश की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा इस सरकार ने अडानी को सौंप दिया हो, हमारे देश की धरोहरों को अडानी को सौंपने का काम किया हो। बार बार राहुल गांधी जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए ये किसका लगा है उसकी शेल कंपनी में, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाती है क्योंकि सबको मालूम है वो किसका है 20,000 करोड़ रुपए। 16 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है, जिसमें 11 लाख तो अडानी के ग्रुप में जिन्होंने लगाया उनका डूबा है, 5 लाख ऐसे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है जिनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था। क्या कारण था कि ये वही व्यक्ति है जिसकी 2014 में 37,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और 2020 में 2.5 लाख करोड़ की हो गई, और 2023 आते आते वो 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है 15 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो ये ऐसी कौन सी फैक्ट्री चल गई कि इस देश का सारा पैसा एक ही व्यक्ति को, खासतौर से कोविड काल में सबके काम बंद, सबके दिवालिये निकल गए, लेकिन 2.5 लाख करोड़ रुपए के व्यक्ति का जो संपत्ति वाला व्यक्ति
15 लाख करोड़ रुपए पे कैसे पहुंच गया इस कोविड काल में, इसका जवाब अगर पूछना चाह रहे हैं। 1 मिनट 4 सेकंड, आपने 40 सेकंड की बात हुई थी, 1 मिनट 4 सेकंड तक आप बोलते रहे, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा है वो आपके ही वेटरन लीडर हैं, याद है ना आपको? गुलाम नबी आजाद साहब ने जो कहा, आपके वेटरन लीडर हैं, आपके साथ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी बात को भी जरा याद रखिएगा। रमाकांत जी आपके पास आ रही हूँ। अनुज जी, मैंने पूरा 1 मिनट 4 सेकंड आपको दिया, अब जरा रमाकांत जी के पास जाती हूँ। रमाकांत जी, महत्वपूर्ण रूप से कांग्रेस जो बातें कह रही है, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? क्योंकि देखिए, एक बात है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे अंदर का मामला है, अंदर के मामले को हम निपट लेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गुडी गुडी वाली तस्वीरें हैं या फिर कोई चुनौती है? जल्दी से रमाकांत जी। मामला नहीं रह गया, मैं कह रहा हूं आज राजस्थान की जनता बिल्कुल प्रभावित हो रही है, इसीलिए अंदरूनी मामला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही जेपीसी की मांग को लेकर, जेपीसी के लिए हम लोगों ने सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, निश्चित तौर पर उसका जो रिपोर्ट आएगा, मुझे लगता है कि जेपीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके जो महाआघाड़ी सरकार में शरद पवार जी थे, ये कहते जरूर है, ये उनका हो सकता है ये अपना नजरिया हो, लेकिन एक बहुत ही बड़े चाणक्य के तौर पर इनके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके कथन को ऐसे नकार नहीं सकते। तीसरी बात, इन्होंने सीबीआई और ईडी का जिस तरह से इन्होंने गए थे, 14 विपक्षी दल मिलकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस कर दिया। अब एक चीज बताइए, अडानी के मुद्दे पर 50 मिनट तक संसद में राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, अब उन्होंने 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति बना ली। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के कोई ना नौकरी करते हैं, ना उनको क्या है नहीं है, लेकिन हजारों करोड़ की उनके पास संपत्ति है, तो ये क्या इस तरह से बात करेंगे क्या? तो एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से इस तरह की बातें, तो मुझे लगता है कि कम से कम खास करके कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। निश्चित तौर पर एक चीज समझा दीजिए, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, वो कह रही है, लेकिन इन सबके बीच मेरा बड़ा रोचक सा सवाल है, सचिन पायलट आपकी झोली में नहीं आ रहे? सचिन पायलट, क्योंकि जी क्या ऐसा हो जा रहा है? देखिए मैं नहीं, सचिन पायलट झोली में लाने के लिए हमने कोई कोशिश ना करना है, ना हमें करना है आगे जाकर, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि चलिए अनुज जी आपको आश्वासन दे दिया, वो ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अविनाश जी, लास्ट कमेंट देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह जब अरुणाचल पहुंचे तो उन्होंने कहा, एक लाइन कही है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण लाइन है, उस लाइन को अगर अलग से आकलित किया जाए तो हर पार्टी के लिए यही होता है कि अगर कोई भी पार्टी सुधरी नहीं तो साफ हो जाती है। बिल्कुल लावनी जी, मैंने फिर वही इसी बात को दोहराऊंगा। अनूप जी ने कहा कितना लॉस हुआ है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूरा का पूरा सेंसेक्स 14,000 पे था, सॉरी 17,000 पे था, आज 52,000 पे है। तो फायदा नुकसान तो शेयर बाजार में चलता रहता है, पर जो कांग्रेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझना कि वो जड़ से उखड़ गई है, वो सूख रही है, वो खत्म हो गई है, इसीलिए नंबर 2 खड़े हो रहे हैं। जड़ को पानी देना जरूरी है अनुज जी, जड़ मजबूत रहेगी तो पेड़ भी मजबूत रहेगा, टिका रहेगा। चलिए अविनाश जी, आई एम सो सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ आप सभी को, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला, चुनावी दौर है, मिलते रहेंगे, ये समय ही ऐसा है, और कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए जरूरत होती है समय के साथ खुद को भी आकलित करने की। अगर कांग्रेस ने सही समय रहते खुद का आकलन नहीं किया तो जैसा कि कहा जाता है, जड़ अगर मजबूत नहीं तो पेड़ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए कांग्रेस को अपनी जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।